Hello, dear children. I hope all of you are fine. This is part third of French Revolution, in which we are going to discuss about France becomes a constitutional monarchy. France became a constitutional monarchy. The National Assembly completely drafted the Constitution of France in 1791. Their main objective was to limit the powers of the monarch. And we can say that there was a clear division of power between the legislature, executive and judiciary. And this change in power made France a constitutional monarchy. ये जो power divide हुई है legislature, executive और judiciary में इसने फ्रांस को constitutional monarchy दी है. ठीक है. Next, the National Assembly made people as active citizens and passive citizens. Active citizens are those citizens which are entitled to vote, or we can say who was given the right to vote. Population देखी जाए, near about 28 million population was there, but only 4 million people were considered as active citizens. Now the reason here is because पहली क्राइटेरिया इनका क्राइटेरिया था कि जिन भी लोगों की एज 25 ईयर्स से ऊपर है वो लोग एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आएंगे. और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि जो पर्सन एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज एज अ टैक्स पे कर सकता है, दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन द एक्टिव सिटीजन्स. पर्सन जो अपनी हु कैन पे 3 days of labor wage as a tax, that person will include in the active citizen. और rest of the people जितने भी हैं they are having no voting rights, those are called as passive citizens. वो clear cut 3 million people men उसमें include हो गए थे जो कि पहले ही बाहर हो गए, plus women, children, youth who is below 25 years of age, वो तो पहले ही बाहर हो गया था. तो अब इन लोगों में से भी अब एक्टिव सिटीजन्स की भी बात करें तो एक्टिव सिटीजन्स में भी इलेक्टर्स वो लोग बन रहे थे, इलेक्टर्स या नेशनल असेंबली के मेंबर्स वो लोग बन रहे थे हु क्वालिफाई और हु मैन हु बिलोंग हु हैड द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे वो या तो इलेक्टर बनते थे या तो नेशनल असेंबली के मेंबर बन जाते थे. अब ये नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो हैं इनका फुल कंट्रोल रहता था किंग पर. यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई थी दैट देयर वाज नो एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ मोनार्की एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ द असेंबली. ना एब्सोल्यूट पावर मोनार्क के हाथ में थी ना ही नेशनल असेंबली के हाथ में थी. सो दे आर हैविंग कंट्रोल ओवर द किंग, बट किंग ऑल्सो हैव देयर वीटो पावर. नाउ अब एब्सोल्युटली वो अकेले अपना डिसीजन नहीं ले सकता, बट हाँ ही हैज़ द वीटो पावर कि अगर उसको कोई चीज़ सही नहीं भी लग रही है ही कैन से नो टू द असेंबली कि नहीं मुझे ये बात सही नहीं लगी. इवन नेशनल असेंबली हैज़ कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स टू. मिनिस्टर्स के ऊपर भी उनका फुल कंट्रोल होने लगा. वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी मिनिस्टर्स बनने लग पड़े थे. देन एक्टिव सिटीजन्स आपके वोट दिया करते थे. दे आल्सो हैविंग द राइट टू गिव वोट टू जजेस, मतलब जिनको जो एज जजेस आना चाहते हैं या जजेस जो होंगे उनको भी वो चूज किया करते थे. So this was the political system under the Constitution of 1791. Now the laws made by the National Assembly. एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे कि क्या क्या laws उन्होंने बनाए थे. Under the new Constitution, laws were made by the National Assembly. The Assembly was indirectly elected. That is, active citizens voted for a group of electors who in turn choose the Assembly members. क्या था, यही था ना कि Assembly जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी एक्टिव मेंबर्स के थ्रू, और ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स था जो अल्टीमेटली जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं उनको चूज किया करते थे. अब उन्होंने जो एक सिस्टम चेंज किया था उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. फर्स्ट, मेन who were above 25 years of age and who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage were given the status of active citizen. They had right to vote. The remaining men and women were classed as
पैसिव सिटीजन्स। तो वही सेम चीज़, 25 ईयर्स की एज है, जो 3 दिन का सैलरी एज टैक्स पे कर सकते हैं, वो एक्टिव सिटीजन की क्राइटेरिया में होंगे और उनको राइट टू वोट भी दिया जाएगा। प्लस जो बाकी के लोग रह गए हैं जिनकी सैलरी नहीं है, जो टैक्स पे नहीं कर सकते, या जो 25 ईयर्स से बिलो हैं, या वुमेन हैं, या विमेन को तो टोटली एक्सक्लूड ही कर दिया था, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आएंगे। सेकेंड, to qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. So to become an elector or a member of a national assembly, one should be highest taxpayer, यानी जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा वही इन दोनों इलेक्टर बनेगा या नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते हैं हमारा प्रीएम्बल से होता है, वैसे इनके भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इनके कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होते ही दिया हुआ था। और इस डिक्लेरेशन के हिसाब से राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law was established as natural rights. इन सारे rights को natural rights बोला गया था and it was the duty of the state to protect these rights. ये state की ड्यूटी है कि लोगों को ये rights किस तरीके से ensure करवाने हैं। As I told you that the Constitution of France began with the Declaration of Rights of Men and Citizens, ये जो ब्लैक वाली इमेज है, ये इमेज में जो लिखा है जैसे प्रीएम्बल से इनका स्टार्ट हो रहा है, इसमें डिक्लेरेशन दी गई है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की, ये आपका फ्रेंच में लिखा हुआ है, बट इसका ही जो वर्जन है जो चेंज करके यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, दैट फर्स्ट जो इसमें दिया गया है दैट इज मैन आर बॉर्न and remain free and equal in rights. Second, the aim of every political association is the preservation of natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security and resistance to oppression. इसमें सब लोग इंक्लूड होते थे, भले राइट टू वोट है या नहीं है, लेकिन हर एक पर्सन को ये राइट्स इंश्योर किए जाएंगे, लिबर्टी हो, प्रॉपर्टी हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, प्रॉपर रेजिस्टेंस हो। The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Fourth, liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. Fifth, law has the right to forbid only action that are injurious to society. Sixth, law is the expression of the general will. All citizens has the right to participate in its formation, personally or through their representatives. All citizens are equal before it. Seventh, no man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. 11th, every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. 12th, for the maintenance of public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. 17th, since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. So ये कुछ rights थे जो प्रोवाइड किए गए थे एज ए सिटीजन ऑफ फ्रांस को, ठीक है। हर एक पर्सन के पास राइट हो लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटी का। अगर कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ले लेती है किसी इंडिविजुअल की तो उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए। हम प्रॉपर टैक्स पेइंग की भी बात की गई है इसमें, प्रॉपर बोलने की कि हर एक पर्सन के पास बोलने का अधिकार हो, कुछ भी लिख सके फ्रीली, प्रिंट मीडिया में भी कुछ लिख सके। तो किसी भी पर अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, तो वो भी प्रॉपर लॉ का प्रोसीजर होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब जो भी हो वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग हो। लॉ जब हम बना रहे हैं, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल,
लॉ एक जनरल विल को बताता है। हर एक सिटीजन्स को राइट होना चाहिए कि वो उसकी लॉ की फॉर्मेशन में अपना योगदान दे, और हर पर्सन, एवरी पर्सन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो ये सारी राइट्स तो जो इसमें बताए गए थे, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था। In part 4th, I am going to discuss about how France abolishes monarchy and becomes a republic nation. Thank you.